of goods cannot make a defective title as valid title. No one can transfer a better title than he himself has. कोई भी बंदा अपने गुड्स को ट्रांसफर नहीं, अपने से ज्यादा बेटर टाइटल को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मान लो ये वाटर बॉटल चोरी कर ली पड़ोसन ने, और उसने चोरी करके बेच दी उसकी पड़ोसन को, और ये पूरी क्लास ही व्यापारी बन गई, एक दूसरे को बेचे जा रही, बेचे जा रही, बेचे जा रही, और पूरी क्लास में बिकती बिकती बॉटल वापस आ गई इसी के पास। और कहा इसने कि क्या तू मेरी बॉटल खरीदेगी? इसने कहा चोटी, मेरी ही बॉटल मुझसे ही चुरा के मुझे ही बेच रही है, मैंने चोर तो देखा था रे, बेशरम चोर नहीं देखा। इसने कहा बेवकूफ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की, मैंने तो उससे खरीदी। अब ये दोनों मिलके उसको चोर बोल रहे हैं, वो तीनों मिलके अगले को चोर बोल रहे हैं, वो चारों मिलके उसके अगले को चोर बोल रहे हैं। सब बोलते बोलते आखिरी में जाके पता लगा कि चोर तो ये है। हेलो, अरे कुछ समझ में आया? अब इसका कहना है कि जब इतने हाथों में ट्रांसफर हो चुकी तो अब ये चोरी की थोड़ी रही। तो ऐसा थोड़ी होता है, इतने हाथों में ट्रांसफर हो गया क्या पवित्र हो गई? तुम क्या गंगा जल हो? चोरी की चीज तो चोरी ही रहेगी। तो जो टाइटल इसके पास था वो टाइटल क्या था? डिफेक्टिव था। सो डिफेक्टिव टाइटल इज ऑलवेज डिफेक्टिव इवन इफ इट गेट्स चेंज हैंड्स, बट द टाइटल विल बी व्हाट? डिफेक्टिव। इसीलिए कहा जाता है ओनली ओनर कैन sell the goods, or a person who has right to sell the goods can sell the goods, but others cannot sell the goods। लेकिन इसके क्या है? ये तो जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन इसके क्या है? एक्सेप्शंस। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्शन। अच्छा, ये एक्सेप्शन और प्लेज के एक्सेप्शन बिल्कुल सेम है। अरे भाई साहब, सालों पहले, शायद पिछले ही जन्म में हुआ होगा, जब अपन ने पढ़ा था सेल ऑफ, ओ प्लेज ऑफ गुड्स। प्लेज मतलब बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। याद आया? सोने के जेवर जाकर गिरवी रखेंगे तो उसके बदले में मिलेंगे पैसे। लोन मिलेगा ना, और लोन चुकाएंगे तो वापस सोना छुड़वा लेंगे, पर सोना तो खुद का होना चाहिए ना। यू मस्ट बी ऑनर। तो प्लेज भी कौन कर सकता है? सिर्फ ऑनर ही प्लेज कर सकता है। जो नॉन ऑनर है वो प्लेज नहीं कर सकता। लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शन, जो इन एक्सेप्शन से एकदम मैच करते हैं, इसलिए अपन ने कहा कि एक साथ ही पढ़ेंगे, वहां कौन पढ़े। पहला एक्सेप्शन, एजेंट। पहला एक्सेप्शन कौन है? मर्केंटाइल एजेंट। हाँ, मर्केंटाइल एजेंट को तो हम ही क्या देते हैं? पावर के जब एज का। अरे हमने जो डीलर बना रखा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बना रखा है, उसे ये पावर है कि वो बेच सकता है। ही कैन सेल, ही कैन प्लेज गुड्स। मर्केंटाइल एजेंट सेल भी कर सकता है और प्लेज भी कर सकता है। एजेंट में एक और होता है, ऑक्शनियर, जिसको हम अपॉइंट करते हैं कि नीलाम कर दे। नीलाम करने वाला सिर्फ क्या कर सकता है?
सेल, प्लेज में वो एग्जाम्पल नहीं आता। तीसरा, पार्टनर ऑफ फर्म। अरे भाई साहब, पार्टनर ऑफ फर्म सेल भी कर सकता है, पार्टनर ऑफ फर्म प्लेज भी कर सकता है। इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर अपने प्यारे सौरभ सर ने अपने को पढ़ाया। इसके बाद हम आते हैं जॉइंट ऑनर। क्या जॉइंट ऑनर सेल कर सकता है? हाँ। क्या जॉइंट ऑनर प्लेज कर सकते हैं? हाँ। लेकिन जॉइंट ऑनर सेल और प्लेज तब कर सकते हैं व्हेन ही हैज गुड्स इन हिज पोजीशन विद द परमिशन ऑफ अदर ओनर। तुम्हारे पास गुड्स किसकी परमिशन से हैं? अदर जॉइंट ऑनर के परमिशन से हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सेल करने की परमिशन ली हो। ओ अंकल आंटियों, सेल करने की परमिशन की बात नहीं कर रहा मैं किसकी बात कर रहा हूं? पोजीशन। खत्री सर ने और दीपक सर ने मिलकर एक कार खरीदी जिसे वो जॉइंटली टैक्सी में चलाते थे। दिन के टाइम खत्री सर टैक्सी चलाते थे, रात के समय दीपक सर चलाते थे, क्योंकि खत्री सर का मानना था कि रात में टैक्सी खाली खाली ही दिखती है, वो दिखते नहीं है। चले आगे। सवारी रुकती नहीं है, बोले टैक्सी तो खाली है, ड्राइवर ही नहीं बैठा है। तो दी खत्री सर ने कहा मैं तो दिन में चलाऊंगा। थोड़ा सा रेसिस्ट है लेकिन अब मेरे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो खत्री सर दिन में चलाते थे और दीपक सर रात में टैक्सी चलाते थे। तो दीपक सर के पास रात को जो टैक्सी होती थी वो खत्री सर की परमिशन से होती थी, और दिन में खत्री सर के पास जो टैक्सी होती थी वो दीपक सर की परमिशन से होती थी। दिन में एक दिन खत्री सर को गुस्सा आया, उन्होंने टैक्सी को क्या कर दिया, बेच ही दिया या प्लेज ही कर दिया। हेलो। तो दिन में खत्री सर से मिलने जुलने वालों को ये मालूम था कि ये खत्री सर की टैक्सी है और जॉइंट ऑनर है, और ये खत्री सर के पास किसके पोजीशन से, किसकी परमिशन से है, दीपक सर की। तो ठीक है, खत्री सर उसको सेल भी कर सकते हैं और खत्री सर उसको प्लेज भी कर सकते हैं, भले ही वो उसके पूरे ऑनर नहीं। क्योंकि कार तो पूरी बिकेगी ना, आधी कट के थोड़ी बिकेगी। तो मान लिया जाएगा कि वो बेच भी सकते हैं और प्लेज भी कर सकते हैं। पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बंदूक लगाकर किसी ने तुम्हें बाइक बेच दी। क्या बोला मैंने? बंदूक लगाकर अगर किसी ने तुम्हें बाइक बेच दी तो यू आर अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अरे ओ, सेक्शन 19, यू आर अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। किसी ने कोर्शन करके तुमको क्या किया, धमका चमका के क्या बेच दी, बाइक बेच दी, तो यू आर अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बंदूक अड़ा के। तो अब तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम उसे क्या करो, वापस कर दो और पैसे वापस ले लो। लेकिन तुमको ज्यादा पैसे देने वाला कोई मूर्ख मिल गया। एक आदमी ने आपको बाइक बेची, जो 10,000 की बाइक थी वो बंदूक लगा के कितने में बेच दी, 20,000 की बाइक खरीदने तो मार डालूंगा। अब आदमी ने बेचारे ने 20,000 में बाइक खरीद ली, क्योंकि अगर नहीं खरीदता तो मर जाता। लेकिन उसे एक मूर्ख दोस्त मिल गया जो उस बाइक को 20 की जगह 25 में खरीदने को तैयार हो गया। और कुछ समझ में आया? बंदूक लगा के बाइक टिका गया कोई, हमको 10,000 की बाइक कितने में टिका गया,
और 20,000 वाली बाइक को खरीदने वाला एक और मूर्ख हमको मिल गया, वो कितने में ले रहा है? 25,000 में। तो बढ़िया है यार, सेकेंड हैंड बाइक अपने को कोई टिका गया, अपन ने वही सेकेंड हैंड बाइक थर्ड हैंड पे टिका दी, और 5,000 कमा रहे हैं, तो कमाओ ना। फिर ये नहीं बोला जाएगा कि तुम्हारा तो अवॉइडेबल, तुम तो ऑनर थे ही नहीं। हाँ, बेचोगे तब तुम क्या कहलाओगे? ऑनर। बेचने तक तो तुम ऑनर हो ही नहीं ना। ओ भाई, बेचने तक तो तुम ऑनर हो ही नहीं, जैसे ही बेचोगे या प्लेज कर दोगे, क्या कहलाओगे? ऑनर। अरे हेलो। पर्सन who has bought goods on sale or return basis। जिस व्यक्ति ने आपसे गुड्स खरीदे हैं कि मैं 7 दिन इनको देखूंगा, अगर जमे तो ले लूंगा। हेलो। एक बंदा आपसे गुड्स लेकर के गया है और वो कह रहा है कि मैं पहले देखूंगा, जमा तो लूंगा। अगर वो बंदा जो गुड्स किसके ऊपर लेके गया है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे, वो गुड्स को सेल कर देता है या क्या कर देता है, प्लेज कर देता है, तो मान लिया जाएगा कि उसने गुड्स अप्रूव कर दिए। लेकिन जब अप्रूव किए तब वो ऑनर था क्या? जब उसने सेल किया तब वो ऑनर था क्या? नहीं। जब उसने प्लेज किया तब वो ऑनर था क्या? नहीं। लेकिन फिर भी क्या मान लिया गया कि हाँ भैया ठीक है, वैलिड ट्रांसफर है। हेलो। 7वां, लिक्विडेटर। 8वां, रिसीवर। 9वां, पॉनी। 10वां, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। है इतने सारे एक साथ। लिक्विडेटर भी क्या कर सकता है? सेल या प्लेज। रिसीवर भी क्या कर सकता है? सेल या प्लेज। पॉनी भी क्या कर सकता है? सेल। प्लेज करता नहीं है नॉर्मली पॉनी। और फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स भी क्या करता है? सेल। प्लेज नहीं करते दो लोग। समझो, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, तो कौन अपॉइंट होगा? लिक्विडेटर। और आदमी अगर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट, तो कौन आएगा? रिसीवर। आदमी इंसॉल्वेंट हुआ तो कौन आएगा? रिसीवर। कंपनी इंसॉल्वेंट हुई तो कौन आएगा? लिक्विडेटर। ये आपकी सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर इन्हें बेचेंगे। क्या बेचते समय ये ऑनर है? नहीं। लेकिन फिर भी बेच सकते हैं। हाँ। क्यों? कोर्ट ने इनको क्या दी है? परमिशन। तो कोर्ट ने अगर परमिशन दी है तो क्या होगा? सेल होगा। प्लेज भी कर सकते हैं कौन? लिक्विडेटर और रिसीवर दोनों। प्लेज बड़ा था अपन ने कि अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो मैं आपका गोल्ड बेच दूंगा जो आपने मेरे पास प्लेज पे रखा है, नोटिस दूंगा और बेच दूंगा। और पेरिशेबल गुड्स के केस में तो नोटिस देने की भी जरूरत नहीं। तो क्या जब पौनी गुड्स को बेच रहा है, जब पौनी गुड्स को बेच रहा है, तो क्या वो ऑनर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या एक पौनी फर्दर प्लेज कर सकता है? हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पौनी फर्दर प्लेज करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट ठीक है, नॉर्मली बोलते नहीं। अब याद अगर आपको आ रहा हो तो हमने एक कुत्ता बेचा था, मम्मी ने और हमने मिलकर उसको कितनी, उसकी फेयर वैल्यू के 2/3 के बराबर की रोटियां खिला दी थी।
उसकी फेयर वैल्यू के 2/3 के बराबर की कॉस्ट अगर उस पर हमने खर्च कर दी थी तो हमें उसे बेचने का हक है। तो उसे कहते हैं फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। लॉस्ट गुड्स। हेलो, याद आया? तो इतने केसेस में हम क्या करते हैं? दो काम, प्लेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जहां जहां प्लेज लिखा है वहां वहां प्लेज है, जहां जहां सेल है वहां वहां सेल है। एक ही बार पढ़ेंगे और काम खत्म। चलो रे भैया, प्लेज का पॉइंट खत्म हुआ, मेरे तो दिमाग को शांति मिली आज। बहुत टेंशन था, वहां छोड़ देते थे, छूटा हुआ पार्ट बहुत परेशान करता। बहुत बढ़िया, आ गए। चले आगे। चलो, तो ये था आपका यूनिट नंबर 2। नाम था कंडीशन एंड वारंटीज। अब आती है आपकी यूनिट नंबर 3। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में मैं चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले यूनिट 3 भी खत्म करवा दूं, उसके बाद और यूनिट 4 भी खत्म करा दूं, उसके बाद पूरे सेल ऑफ गुड्स एट के क्वेश्चन, सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन और सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन जो भी है वो अपन एक साथ करेंगे। ठीक है? थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज है, क्योंकि क्या है, मुझे भी नहीं मालूम है कि मेरे घर में पंडित जी कब मेरे को बोल देंगे "ए, इधर आओ", तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे पहले मैं अपना मेन पर्पस पूरा कर दूं, फिर कोलेटरल पर्पस पे आएंगे। तो मेन पर्पस में अब चालू होती है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 क्या कहती है? कितने बजे तक का टाइम दे दिया रे इसको आज इनने? 10:30। तब तक तो ये यूनिट ही आहा छोटी सी है। आओ। नहीं नहीं नहीं, अपन अपनी गति से चलेंगे। अपनी गति ना बढ़ाना ना कम करना है। चलिए, आओ आगे आते हैं। कौन सी यूनिट? नाम क्या? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स का ट्रांसफर होना मतलब क्या? ऑनरशिप का ट्रांसफर होना। ऑनरशिप का ट्रांसफर होना मतलब क्या? ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ऑनरशिप का ट्रांसफर। क्या पोजीशन का ट्रांसफर होना मतलब ऑनरशिप का ट्रांसफर होना है? पोजीशन का ट्रांसफर होना या पोजीशन का ट्रांसफर ना होना कोई मायने नहीं रखता है। यानी ऑनरशिप ट्रांसफर हो तो ये जरूरी नहीं है कि पोजीशन भी ट्रांसफर होगा। अरे कुछ समझ में आया?
आगे बढ़े। चलिए, अब आप देखो कि यहां क्या है। चलिए, अब बात आती है कि डिलीवरी किसे कहते हैं। डिलीवरी का मतलब होता है वॉल्यूमेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। वॉल्यूमेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स कहलाता है डिलीवरी। और डिलीवरी होती है तीन प्रकार की। एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी, और एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तीन तरीके की डिलीवरी होती है। एक्चुअल डिलीवरी एक, सिंबॉलिक डिलीवरी दो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तीन। एक्चुअल डिलीवरी यानी व्हेन goods are physically delivered by seller to buyer or his agent। इसे कहते हैं कौन सी डिलीवरी? एक्चुअल डिलीवरी। मैंने अपने हाथों से तुम्हें या तुम्हारे एजेंट को गुड्स डिलीवर कर दिए, तो उस डिलीवरी को कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी। अगर मैंने तुमको गुड्स डिलीवर न करके कोई सिंबल ऑफ डिलीवरी दे दिया, व्हेन possession of goods not physically given but given through a symbol like keys of godown or document of title। ओहो, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इसने छोड़ा था पहली यूनिट, इसीलिए छोड़ा था कि यहां पढ़ाऊंगा।
देखिए, आपने मुझसे 100 बोरी शक्कर खरीदी, मैंने आपको मेरे गोडाउन की चाबी दे दी और मैंने कहा निकाल लो, वहां 100 बोरी शक्कर पड़ी है तुम्हारी अलग रखी हुई। तो चाबी देना मतलब क्या हो गया? डिलीवरी देना हो गया। गुड्स तो तुम उठा के लेके जाओगे, मैंने तो तुम्हें चाबी दे दी। या मैंने ट्रक में गुड्स चढ़ाए और ट्रक वाले ने मुझे बिल्टी दी। ट्रक वाला एक कागज तो देगा ना कि ये गुड्स भोपाल पहुंचने के बाद किसको डिलीवर करना है, वो तो देगा ना। अब वो ट्रक की रसीद लेके जब भोपाल में कोई जाएगा तो ट्रक वाला उसको गुड्स देगा। अब सुनना, रविजीत सर ने गुड्स भेजे किसको? खत्री सर को, ट्रक्स। मान लो खत्री सर कहाँ रहते हैं? ये तो बस बन गई। हाँ, अब ट्रक बना। हम्म। तो रविजीत सर ने गुड्स भेजे ट्रक से किसको? खत्री सर को। जब रविजीत सर ने ट्रांसपोर्टर को गुड्स रखे तो ट्रांसपोर्टर ने एक बिल्टी बना के दी। वो बिल्टी पोस्ट से किसको भेज दी गई? खत्री सर को। खत्री सर इस बिल्टी को लेके कहाँ जाएंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफिस में। तो खत्री सर को क्या मिल जाएगा? गुड्स। ऐसे ही होता है ना नॉर्मली, लॉरी रिसिप्ट। अरे भोपाल में कोई गुड्स की डिलीवरी लेने जाएगा तो कैसे जाएगा? ऐसे ही दे देंगे क्या उसको? रसीद तो दिखानी पड़ेगी ना। तो वो रसीद दिखाएंगे और गुड्स मिलेंगे। गॉट इट? आगे। लेकिन खत्री सर ने ये माल किसको बेच दिया? दीपक सर को। तो खत्री सर ने वो बिल्टी किसको दे दी? दीपक सर को। दीपक सर ने वो माल बेच दिया किसको? सौरभ सर को। तो सौरभ बिल्टी किसके पास आ गई? सौरभ सर। सौरभ सर ने किसको बेच दिया? मनोज सर को। तो बिल्टी किसके पास आ गई? मनोज सर के पास। मनोज सर ने किसको भेज दिया? मित्तल सर को। तो किसके पास आ गई? मित्तल सर। अब मित्तल सर जाकर क्या ले लेंगे रविजीत सर से? गुड्स। ओ, रविजीत सर से नहीं, ट्रांसपोर्टर से क्या ले लेंगे? गुड्स। तो अब ये जो चेंज हो रहा है, ये क्या है? डिलीवरी तो है, लेकिन कौन सी डिलीवरी है? सिंबॉलिक डिलीवरी है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर हो रहा है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट, गुड्स उसके। ट्रक की बिल्टी, वेयर हाउस रिसीट्स, गोडाउन रिसीट, रेलवे रिसीट, ये सब क्या होती हैं? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। लेकिन तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ रजिस्ट्रेशन कार्ड गाड़ी का, हमें ऐसे क्या देख रहे हो? गाड़ी होती है, उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। उस रजिस्ट्रेशन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है केशव का। तो वो कार्ड क्या बता रहा है कि ऑनर कौन है, चाहे लेकर कौन घूम रहा है? कार्ड लक्ष्य। अब लक्ष्य गाड़ी चला के ले जा रहा है केशव की और पुलिस ने पकड़ लिया और इसने बताया कार्ड। तो वो कार्ड पे लिखा हुआ है क्या? केशव। और इसका नाम क्या है? लक्ष्य। तो ये सिर्फ ये प्रूव होता है कि केशव, वहां पूछ लेंगे ओके भैया इस पे तो क्या लिखा हुआ है, और तुम कौन? तो तुम के पास कैसे आई? तो वो बोलेगा मेरे को उनसे मिली। क्यों? उसकी परमिशन से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अरे हेलो, मतलब वो जो डॉक्यूमेंट है वो किसी का भी हाथ चेंज कर दे, उससे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। केशव का रजिस्ट्रेशन कार्ड मैं भी लेके घूमूंगा तो गाड़ी मेरी नहीं हो जाएगी, उसी की रहेगी। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। और ये क्या था? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। वो क्या है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, मतलब जिसका नाम उस डॉक्यूमेंट पे लिखा है, उस गुड्स का ऑनर वो है, तो उसे क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। और एक डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जिसके भी हाथ में वो है, नाम किसी का भी लिखा हो, जिसके भी हाथ में वो है, गुड्स उसके हैं, उसे क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो बिल्टी है, रेलवे रिसीट है,
गोडाउन रिसीट है, मटेरियल रिसीट है, बिल ऑफ एंट्री है, जहाज में लेके जाओगे तो क्या आएगा, बिल ऑफ एंट्री आएगा। तो ये सब क्या है, दे ऑल आर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। आगे बढ़े। क्या हुआ संदीप, आज इनके 2 लेक्चर हैं, 2 अटेंडेंस लगा देना बेचारों को। हाँ मेरे तो 2 चल रहे हैं, दूसरा चल रहा है, मतलब भले चल डेढ़वा ही रहा है, लेकिन मैं तो 2 मान रहा हूँ। एक्चुअल डिलीवरी एक, और दूसरा हुआ कौन सा, सिंबॉलिक डिलीवरी। तीसरा होता है क्या, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ओए ऑनलाइन वालों, समझ में आ गया क्या। अनमोल बोल, समझ में आया रे भाई। नहीं तो थोड़ी देर बाद बोलेगा सर ये क्या था। चलो आगे बढ़ते हैं। आ गया, अरे आ गया भाई, आ गया। चलो अच्छे से आ गया, ओके। फिर आता है कौन, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है शेयर्स। मैं आपको अगर शेयर बेचूं और आप मुझे शेयर बेचो तो एंट्री कहाँ आएगी, डीमैट अकाउंट में। जैसे पैसे ट्रांसफर होते हैं ऐसे शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में, मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में। फिजिकली डिलीवरी हुई क्या, नहीं। क्या गुड्स के साथ ऐसा हो सकता है, मतलब शेयर भी गुड्स ही हैं, पर इनके अलावा जो गुड्स है उनके साथ ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है ना। मित्तल सर के वेयरहाउस में पड़े हुए गुड्स को खत्री सर ने बेचा रविजीत सर को, और रविजीत सर से पूछा कि डिलीवरी कहाँ करनी है, तो रविजीत सर ने कहा मित्तल सर के गोडाउन में पहुंचा दो। क्या बोले यार ये, गुड्स कहाँ है, मित्तल सर के गोडाउन में हैं, किसके, खत्री सर के। गुड्स के ऑनर कौन है, खत्री सर। गुड्स कहाँ रखे हैं, मित्तल सर के वेयर हाउस। खरीदे किसने, रविजीत सर ने। जब खत्री सर ने रविजीत सर से पूछा गुड्स कहाँ पहुंचाने हैं, बोले मित्तल सर के वेयर हाउस में पहुंचा दो। तो गुड्स वहीं पड़े हुए हैं, और वहीं के वहीं किसके खाते में पहुंचने हैं, रविजीत सर के। मित्तल सर फट से एक एंट्री मार देंगे, खत्री सर अकाउंट डेबिट टू रविजीत अकाउंट क्रेडिट। इतनी बोरियां। क्यों, खत्री सर का अकाउंट डेबिट क्यों किया, रे पागल आदमी। उसका अकाउंट क्रेडिट था इसलिए उसका अकाउंट डेबिट कर दिया। उसका अकाउंट क्रेडिट क्यों था, क्योंकि उसने गुड्स दिए थे, ला के रखे थे। तो लाइबिलिटी थी किसके ऊपर, मित्तल सर के ऊपर। तो क्रेडिट करके उनको डेबिट करके, इनको डेबिट करके उनको क्रेडिट कर दिया, एंट्री मार दी, गुड्स ट्रांसफर हो गए एक खाते में से दूसरे खाते में। अरे हेलो, हो गया। ऐसी डिलीवरी को क्या कहते हैं, where the goods are not physically transferred, but they have the possession is transferred through book entries. If the possession is transferred to book entries, it will be known as what? Constructive delivery, or delivery to an agent is also known as what? Constructive delivery. Delivery to, delivery in books, entries in books, or entries in agents books. तो इसे क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो कितनी डिलीवरी हुई भाई साहब, 3। पहली, दूसरी
तीसरी, बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने जो भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा, जरा सबसे पहले देखें। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 पढ़ा, क्या थे? गुड्स क्या होते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा सेक्शन 4, क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा एग्रीमेंट टू सेल और सेल। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 7, डिस्ट्रक्शन बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर पढ़ा सेक्शन 1, डिस्ट्रक्शन आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। अरे पढ़ा था ना। फिर पढ़ी थी सेक्शन 9, प्राइस। फिर पढ़ी थी सेक्शन 10, प्राइस बाय थर्ड पार्टी। और साथ में सेक्शन 210 भी पढ़ी थी कि प्राइस किसको कहते हैं। इसके बाद पढ़ी थी सेक्शन 12, कंडीशन एंड वारंटी। इसके बाद पढ़ी थी सेक्शन 13, व्हेन कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी। फिर पढ़ी सेक्शन 14, कंडीशन एज टू टाइटल। फिर पढ़ी 15, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। फिर पढ़ी 16, कैविएट एम्प्टर। फिर पढ़ी 17, सैंपल। उसके बाद अपन ने कोई सेक्शन नहीं। उसके बाद तो हमने डिलीवरी की बात की। अब हम आ रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और इसी के अंदर हम आ रहे हैं प्रॉपर्टी इन गुड्स कैसे ट्रांसफर होती है। भाई साहब, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होने का एक पूरा चार्ट अपन बनाएंगे। 3 तरीके के गुड्स होते हैं। कौन कौन से 3 गुड्स थे मालिक? 3 गुड्स कौन कौन से थे? पहला था एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरे थे फ्यूचर गुड्स, और तीसरे थे कॉन्टिंजेंट गुड्स। पहला कौन सा? एग्जिस्टिंग। दूसरा कौन सा? फ्यूचर। तीसरा कौन सा? कॉन्टिंजेंट। और एग्जिस्टिंग के अंदर भी 2 थे, अभी तो 2 हैं। एक और एक ना। स्पेसिफिक गुड्स एंड अनअसरटेन्ड गुड्स। जितना इंपॉर्टेंट कैविएट एम्प्टर था, उतना ही इंपॉर्टेंट ये चार्ट भी है। शायद ही आपको इस चार्ट के अंदर दी हुई किसी चीज को लिखे बिना आना पड़े। 90% चांसेस हैं कि इस चार्ट में जो दिया है वो तो आएगा। मतलब आज का लेक्चर किसी ने मिस कर दिया, यानी उसके 8 नंबर गए। 4 कैविएट एम्प्टर के और 4 ये, या 12 गए, 6 कैविएट एम्प्टर के और 6 ये, या 14 भी जा सकते हैं, 7 उधर के 7 इधर के। भिखारी बन सकता है वो आज अगर नहीं आया तो। ओपन चैलेंज है वैसा, ओपन चैलेंज। हम तो पूछेंगे तेरे से, लिखते बने तो लिख दे। स्पेसिफिक गुड्स के ट्रांसफर होने की 2 महत्वपूर्ण कंडीशन। पहला, रेडी टू
डिलीवरेबल स्टेट में है क्या? पहले आप पूरा लिख लो फिर इसको समझेंगे। अगर रेडी टू लिवेबल स्टेट में है तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर्स as soon as contract is made. Property in goods transfers as soon as contract is made. प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाएगी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। समझेंगे अपन धीरे धीरे। नॉट रेडी इन डिलीवरेबल स्टेज। नॉट रेडी इन डिलीवरेबल स्टेज है तो दो बातें होंगी। पहली बात, सम वर्क इज पेंडिंग टू बी डन, और price is yes to be determined. Price is yet to be determined. तो अब ऐसे में प्रॉपर्टी इन गुड्स कब ट्रांसफर होगी? प्रॉपर्टी इन गुड्स will be transferred when work is done and the same has been communicated to buyer, and the same has been communicated to the buyer. यहां पे प्रॉपर्टी इन गुड्स कब ट्रांसफर होगी? सुअर कहां से आ गया यार इसके बीच में? पिग लिख रहा आदमी। डोंकी P.I.G है रे भैया। अरे भाई साहब ये क्या है? पहले आप लिख लो फिर समझा देता हूं। हाँ जी। अरे नॉट रेडी इन डिलीवरेबल स्टेज, और इसको तो समझ लो। लिख लिया क्या? चलो समझते।
मान लो आप शक्कर खरीदने गए, बोरियों में पैक्ड है, और आपको एक ही बोरी लेनी है, वो बोरी भी काउंटर पे ही पड़ी हुई है, और आपने कहा ये दे दो। तो गुड्स तो स्पेसिफिक है, जो काउंटर पे ही पड़े हुए हैं। आपने कहा ये दे दो, उसने बिल फाड़ा, बिल फटते ही प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या हो गई? ट्रांसफर। आप दुकान पे गए, आपने कहा ये टीवी दे दो, उसने टीवी उतारा, पैक किया, आपको दे दिया, बिल बनाया, बिल फाड़ दिया, प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या हो गई? ट्रांसफर। अब उस टीवी को आप लेकर दुकान से उतरते टाइम गिर गए और टीवी फूट गया, तो जिम्मेदारी आपकी है, दुकानदार की नहीं है, भले आप उसकी दुकान में ही गिर गए, क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स तो तभी ट्रांसफर हो गई जब आपने बिल बन के फट गया। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि अगर रेडी टू डिलीवरेबल स्टेज में है तो प्रॉपर्टी इन गुड्स कब ट्रांसफर होगी? एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या हो जाएगी? ट्रांसफर। लेकिन मैंने आपसे मोबाइल मांगा, मैंने कहा मुझे आपका यही वाला मोबाइल बेच दो, आपने कहा रुको, मुझे अभी इस मोबाइल में से अपना डेटा ट्रांसफर करना है, यानी मोबाइल अभी रेडी टू डिलीवरेबल स्टेज में नहीं है। अभी वो रेडी टू डिलीवर स्टेज में आएगा जब मैं उसे पूरा सब बैकअप ले लूंगा या ले लूंगी और फैक्ट्री रीसेट मार दूंगी। मैंने कहा पैसे तो ले लो, आपने कहा बिल तो ले लो, मोबाइल ले जाना जब मैं फैक्ट्री सेट कर दूं तब। मैंने कहा कॉल कर देना। 2 दिन बाद आपने कॉल किया, सर मोबाइल ले जाओ, काम खत्म। जैसे उधर फोन रखा आपने, इधर प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या हो गई? ट्रांसफर। अब मैं हो गया हूं बेली और आप हो गए हो ऑनर। अब जब तक आप ना ले जाओ तब तक मैं रीजनेबल केयर करूंगा, लेकिन रिस्क तो पूरी किसकी है? आपकी। कब से रिस्क आपकी? फोन कटने के बाद से पूरी रिस्क किसकी है? आपकी। मैं तो क्या हूं? बेलर। नहीं, बेली। मैं तो क्या हूं? बेली। इसी तरीके से आपने मुझसे 1 टन शक्कर खरीद ली, मैंने कहा रुको, नहीं 1 टन नहीं, आपने कहा मुझे ये जितनी भी शक्कर है वो दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैं बोरी में भरता हूँ, तोलता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि कितने किलो है, फिर कितनी प्राइस। पर बोले वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस कितनी भी हो, मैं तो आपसे खरीद ही रहा हूं। हमने खरीद ली। गुड्स क्या थे? स्पेसिफिक थे, पूरे ही ले लिए थे, लेकिन यदि हमें उनका वेट, मेजरमेंट, वैल्यूएशन होना बाकी था। तो जब वेट, मेजरमेंट और वैल्यूएशन हो जाएगा और उसकी सूचना किसको दे दी जाएगी? बायर को, कि आपकी बोरियां तैयार है, उठा के ले जाओ। इधर फोन रखा और सेलर हो गया बेली, इधर फोन रखा और बायर हो गया ऑनर। प्रॉपर्टी इन गुड्स इमीडिएटली क्या हो जाएगी? ट्रांसफर। और कुछ समझ में आया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। देखें तो सही कि जो पढ़ा वो कौन सी सेक्शन थी। आइए सेक्शन 19, सेक्शन 20, 21, 22 देखते हैं। पहले देखते हैं 20। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। जब गुड्स अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स है, वो डिलीवरेबल स्टेट में है,
तो प्रॉपर्टी इन गुड्स उसी वक्त ट्रांसफर हो जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। 21 कहती है अगर उसे डिलीवरेबल स्टेट में भी पुट करना बाकी है तो प्रॉपर्टी इन गुड्स कब ट्रांसफर होती है, अनलेस सच थिंग इज डन एंड बायर हैज नोटिस देयर ऑफ। और सेक्शन 22 कहती है कि स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेज में तो हैं लेकिन कोई प्राइस डिटरमाइन करने का काम करना बाकी है, तो जब ऐसा काम हो जाता है तब प्राइस डिटरमाइन होती है। यानी अगर हम सेक्शन वाइज जाएं तो ये थी सेक्शन 20, ये थी सेक्शन 21 और ये थी सेक्शन 20। तीन सेक्शन अपने पास आ चुकी, सेक्शन 20, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22। बाकी की बातें करेंगे